गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? चलिए, अब जो हम लोग पढ़ने का सिलसिला जारी किए थे, कहाँ से? प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास से। उसके बाद कौन पढ़े? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या पढ़े थे? हड़प्पा। हड़प्पा को तो अच्छे से पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्री हिस्ट्री में भी बहुत सारा सेक्शन जो था पढ़े थे। प्राग ऐतिहासिक में पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, हड़प्पा। हड़प्पा में कौन कौन से जगह मिले, उसका धार्मिक क्या था, राजनीतिक संरचना क्या था, और एक आर्थिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक तंत्र क्या था, वहाँ का जो व्यवस्था था नगरीय व्यवस्था था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगर दिक्कत हो भी आप लोग को तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में उस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिख दीजिए। इस टॉपिक में आपको जो पढ़े हैं उसमें प्रॉब्लम है तो फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना के भी हम डाल देंगे उसका जिससे आपका रिवीजन ईजिली हो जाए। क्लियर है? तो इन चीज़ों में जो चेंजेज आए, इन इन जिन जिन कालों में चेंजेज आए, उनका प्रभाव अगले काल में तो पड़ना ही पड़ना है। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं ना, नव पाषाण काल से जो संस्कृति, जो व्यवस्था डेवलप हुआ, ग्रामीण सभ्यता, वो धीरे धीरे हड़प्पा में क्या हो गया? नगरीय हो गया। ग्रामीण किस में हो गया? नगरीय सभ्यता में। शहरी सभ्यता में क्या था? रूरल जो था, रूरल सिविलाइजेशन जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अर्बन सिविलाइजेशन में। क्लियर? अब समझिए आप लोग भी कोई भी एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कैसे। अगर कोई इंसान क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं? एक बॉल लेते हैं, तो बॉल को जब नीचे मारते हैं तो वो ऊपर जाता है, तो फिर वो ऊपर से नीचे आता है कि नहीं आता है? उसी तरह से हर चीज़ में ये एप्लीकेबल है। कोई सभ्यता अगर नीचे से ऊपर गया है, फिर वो क्या करेगा? ऊपर से भी तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? वही होगा किसमें? आगे के कालों में, अलग अलग कालों में। अब देखिए एक चीज और समझते हैं कि किसी भी सभ्यता पर उसके आर्थिक, इकोनॉमी, राजनीति, संस्कृति और धार्मिक व्यवस्था का क्या क्या प्रभाव होता है। अब मान लीजिए किसी चीज को एक सेंटर बना लेंगे, जैसे हम मान लेते हैं अर्थव्यवस्था को सेंटर बना लेते हैं। अर्थव्यवस्था के बाद अलग अलग आएंगे, इस अर्थव्यवस्था के कारण पॉलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके बाद समाज पर क्या पड़ेगा, सोसाइटी पर क्या पड़ेगा, कि कल्चर पर क्या पड़ेगा, मतलब संस्कृति पर क्या बनेगा। तो एक फिगर बनाने का कोशिश करते हैं इस पे। रवि जी, इसमें ब्लैंक पेज कैसे निकलेगा? इसमें ब्लैंक पेज कैसे निकलेगा? अब देखिए आगे से हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे अर्थ, अगर सेंटर में आर्थिक स्थिति रहेगा तो उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही है। फिर इसको ये कर लेना है, ये। चलिए, चलिए अब अच्छे से समझते हैं क्या। अब एक फिगर बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं। अब एक चीज लिख लीजिए, ये 4 फिगर बना रहे हैं। 3 और ये 4। अब मान लेते हैं सेंटर में क्या है? इकोनॉमी है। इकोनॉमी है मतलब क्या? अर्थव्यवस्था। अब देखिए सेंटर में क्या है? इकोनॉमी है, आप लोग देख लीजिए। फिर क्या है? कल्चर है। कल्चर का मतलब समझते हैं ना? संस्कृति। कल्चर का मतलब क्या हो गया? संस्कृति। अब फिर देख लीजिए पहला क्या है? सेंटर में इकोनॉमी है, उसके बाद संस्कृति है उसके बाद क्या है? सोसाइटी, मतलब समाज। सोसाइटी मतलब क्या हुआ? समाज। अब आगे क्या होगा? पॉलिटी, मतलब क्या? राज्य व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें क्या हो जाएगा? राजनैतिक व्यवस्था। क्लियर है? अब देखिए क्या ये फिगर आपको समझ में आ रहा है ना कि सेंटर में क्या है? इकोनॉमी। अगर कोई देश या किसी देश का इकोनॉमी अच्छा होगा या बुरा होगा, उसी पर डिपेंड करेगा कि उसका समाज कैसा होगा, उसका संस्कृति कैसा होगा, उसका क्या होगा, उसका राज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर जो जो भी अर्थव्यवस्था से संपन्न होगा वो क्या होगा? उसका हर जगह डोमिनेंस होगा पूरे वर्ल्ड वाइड। आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। यूएसए का क्या है? इकोनॉमी बहुत अच्छा है।
उसका हर जगह पे डोमिनेंट है, वो हर जगह डोमिनेंट है कि नहीं है, वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमी है कि नहीं है, उसका क्या है, इसका अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो इससे क्या समझे आप लोग, इतिहास बहुत कुछ सिखा के जाता है कि आपका यदि इकोनॉमी अच्छा रहेगा, आप हर चीज पर डोमिनेंट रहिएगा। और हम आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक क्या क्या रोल है पता है ना, वो पढ़े, अच्छा से पढ़े, अच्छा नॉलेज गेन करे। एक्वायरिंग नॉलेज मतलब नॉलेज को गेन करना बहुत बड़ी चीज है। अगर आपका नॉलेज गेन हो गया ना एक बार, फिर आपको ये सारे चीज आपके अंदर में होंगे। देख रहे हैं ना अभी यूएसए का क्या है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए उसका जो कल्चर है कंप्लीट अच्छा है, अलग है, सोसाइटी भी अलग है कि नहीं है, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी अलग है कि नहीं है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी था। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से बुद्ध के समय में, जिस समय बुद्ध के समय में समाज और अर्थव्यवस्था प्रभाव, बुद्ध का जो उदय हुआ था समाज और अर्थव्यवस्था के कारण ही उदय हुआ था। तो अब क्या है, तो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो भी उस चीज को समझते थे कि कैसे कैसे इसको चेंज करना है। अगर ये चेंज हुआ तभी ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला कि बहुत बड़े लोग, एक बहुत बड़ा समुदाय क्या हुआ, बुद्ध का फॉलोअर हो गया, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, हुए कि नहीं हुए। अब आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में भी, जैन धर्म के बारे में भी। लेकिन एक स्ट्रक्चर हमको आपको क्लियर करना था कि यदि इसके सेंटर में पॉलिटी आ जाएगा, अगर पॉलिटी भी आ जाएगा तो बाकी सारे चीज़ों को इम्पेक्ट करेगा। अगर कल्चर आ जाएगा वो भी बाकी सारे चीज़ों को इम्पेक्ट करेगा। कोई कल्चरली डेवलप है, जैसे आप रोम का नाम सुने हैं, वो काफ़ी डेवलप कल्चरली बहुत डेवलप है इटली, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे जगह वहाँ पर हैं जो बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छे शहर भी हैं वहाँ पर, तो उसका डोमिनेंस है कि नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन सबसे बड़ा रोल इकोनॉमी का होता है किसी भी देश के लिए। जितना इकोनॉमी अच्छा होगा वो उतना स्टेबल होगा, और वो हर चीज़ उसका अलग कैटेगरी का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हर एक काल के लिए लागू होगा, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, वैदिक पीरियड हो, लेटर वैदिक पीरियड हो, मौर्य हो, लेटर मौर्य, गुप्ता, लेटर गुप्ता, हर्षवर्धन, जितने भी फेज आएंगे, जो जिसका इकोनॉमी अच्छा होगा वो काफ़ी डेवलप होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझाने का मेरा मतलब ये था, इकोनॉमी बहुत सारे चीज़ के लिए ज़रूरी है। जिसका इकोनॉमी जितना अच्छा वो उतना ज़्यादा सक्षम होगा हर चीज़ करने के लिए। क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या पढ़ना है। अब देखिए, उत्तर हड़प्पा सभ्यता, समझ रहे हैं ना, उत्तर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के बाद का जो काल होगा उसी को क्या बोलेंगे, उत्तर हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है। अब देखिए इसका जो काल था ना, इसका एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, ये 2000 बीसी से 700 बीसी तक था। क्लियर। अब ये रीजन का कहाँ 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 था, तो ये रीजन था आहर सिविलाइजेशन, आहर संस्कृति। ये कहाँ पर था, आहर गिलुंड, कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। अब देखिए हम कोशिश करते हैं एक रफ मैप बनाने का, किसका, इंडिया का। क्लियर है। अब देखिए ये इंडिया का एक रफ मैप है। चलिए अब देखिए ये रीजन जो है, ये वाला रीजन है, यही राजस्थान है। यहीं पर आहर कल्चर डेवलप हुआ था। यहाँ पर क्या डेवलप हुआ था, आहर सिविलाइजेशन, आहर सभ्यता यहीं पर डेवलप हुआ था। क्लियर है, कोई दिक्कत। गुजरात के जस्ट ऊपर एक राजस्थान नामक जगह है, वहीं पर कौन सा सभ्यता डेवलप हुआ, आहर सभ्यता, या गुलिंद भी उसको बोलते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, मालवा। समझ रहे हैं ना, मालवा का पठार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के आसपास। इसमें कौन कौन से जगह हैं, तो कायथा, एरन, नवदा, टोली। कायथा, एरन, नवदा, टोली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसको मैप पे ही देख लेते हैं ये कहाँ पर होगा। देखिए मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। ये रीजन जो आता है मध्य प्रदेश का है, यहीं पर क्या हो जाएगा बताइए, मालवा सभ्यता, मालवा सभ्यता, मालवा सिविलाइजेशन। ठीक है, मालवा सिविलाइजेशन यहीं पर होगा। अब इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मालवा सिविलाइजेशन।
क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या है। समझ रहे हैं ना? पढ़ने का जो टेक्नीक है वो कंप्लीट चेंज करना है। अपने आप को एक बार चेंज करके देखिए, बहुत कुछ सीख जाइएगा। अब देखिए कहाँ था? राजस्थान में आहर था, गुलिन नामक जगह पे, उसको भी मैप से देख लिए। मालवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, उसको भी देख लिए मैप से। उसमें क्या-क्या था? कायथा, एरन और नवदा टोली। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक दाइमाबाद जगह है, कहाँ पर? वहाँ पर जौरवे संस्कृति डेवलप हुआ। वो महाराष्ट्र के रीजन में है। किस रीजन में है? महाराष्ट्र के रीजन में। समझ रहे हैं ना? आप लोग के लिए मैप भी लाएंगे, घबराइए नहीं, धीरे धीरे लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब देखिए इसी भाग में, आप देख लीजिए, इंडिया के इसी भाग में महाराष्ट्र है। क्या है? ये सारा रीजन महाराष्ट्र का है। यहाँ पर कौन सा संस्कृति है? जौरवे। यहाँ पर कौन सा है? जौरवे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? महाराष्ट्र में जौरवे। क्लियर? चलिए, बहुत खुशी की बात है। हमें खुशी है कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा ना। बाकी आप कंटिन्यू रहिएगा तो बहुत कुछ सीख के जाइएगा। हमारा कोशिश यही है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया जाए। क्लियर है? आप लोग को लिख दिख रहा होगा ना, जॉरवे। जॉरवे सिविलाइजेशन मिल गया। इसको बोलते हैं जॉरवे सभ्यता। क्लियर? चलिए, अब आगे देखते हैं। ये तो था किसका? समझ में आ रहा होगा ना? उत्तर हड़प्पा काल का। उत्तर हड़प्पा काल में कौन-कौन सा जगह कहाँ पर था? तो क्लियर है का? आहर राजस्थान में, मालवा मध्य प्रदेश में, उसमें बहुत सारे जगह भी थे, कायथा, एरन, नवदा टोली। क्लियर है? अब कहाँ है? महाराष्ट्र के दायमाबाद में। कौन सा जगह था? उसमें क्या था? तो जौरवे कल्चर। क्लियर? पिक्चर क्लियर हो गया ना रीजन क्षेत्र का? हो गया क्लियर? चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। ये तो क्लियर हो गया, अब आगे आते हैं। अब देखिए फीचर्स, विशेषता। उत्तर हड़प्पा काल का विशेषता क्या-क्या है? वो भी तो समझना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिए, क्या है? उसको फिर समझने का कोशिश करेंगे, क्या अच्छे से करेंगे। आप लोग देखिए तो सही। ये क्या कह रहा है कि ये सभी रूरल सिविलाइजेशन थी। क्या थी? ये सारे जो थे रूरल सिविलाइजेशन थी। और ये क्या था? इसका प्रमुख व्यवसाय एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री था। मतलब प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। और क्या था? पशुपालन। कृषि और पशुपालन इसका प्रमुख व्यवसाय था। ये घास फूस के कच्चे मकान में कहीं कहीं रहते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और ये सभी सिविलाइजेशन आपस में इंटर कनेक्टेड थे और आपस में लेन देन भी करते थे। कहने का मतलब क्या हुआ? आपको बताए थे ना, जब हड़प्पा नगरीय सभ्यता था तो नगरीय सभ्यता का पतन हुआ, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, कैसे कैसे कौन कौन लोग क्या बोले, उसी कारण से पतन हुआ। जब नगर टूटा तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया? तो ग्रामीण सभ्यता में। किस में? ग्रामीण सभ्यता में। और पता है ना कि उस जमाने का प्रमुख व्यवसाय क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर मतलब कृषि, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। और ये लोग कैसे रहते थे? तो घास फूस के मकान में रहते थे। और कहीं कहीं पर, मतलब समझ रहे हैं ना, यदा कदा मिल गया कोई पक्का मकान तो मिल गया। और यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे, अलग नहीं थे। और ये आपस में लेन देन का भी काम करते थे। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। इससे ये होगा ना कि हमको समझ में आ जाएगा किस पॉइंट पे आप लोग फंस रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब आगे देख, अब इसको एक फिगर से पहले देखते हैं। इसका जो रीजन था वो कौन कौन सा रीजन था, तो ये देखने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में था एक, और इसी से सटा हुआ महाराष्ट्र में था एक, और एक कहाँ पर था? राजस्थान में। तो ये यहाँ पर कौन सा था बताइए? मालवा। मालवा सिविलाइजेशन यहाँ पर था। और यहाँ पर कौन सा था? आहर। और यहाँ पर कौन सा था? जौरवे। जौरवे। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया होगा ना आप लोग को? बिल्कुल, बहुत अच्छे से इसको समझना। आप धीरे धीरे करके आप समझ रहिएगा ना कि हम धीरे धीरे आपको डीप में ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे
आप लोग कनेक्ट होइए, सब्जेक्ट के टुवार्ड्स मूव करिए। आप अब तक जो पढ़ते थे और अब जो पढ़ रहे हैं उसमें आप लोग को चेंज समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है कि चेंज समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए आगे क्या है, ये ग्राफ ये देखिए मैप, इसी मैप से सारा पिक्चर आपका क्लियर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप लोग खुद भी रफ मैप बनाने का कोशिश कीजिएगा, धीरे-धीरे मैप सीखिएगा। ऐसा नहीं है कि जैसा इंडिया का मैप बना हुआ है बुक वगैरह में वैसे बनाना है, बिल्कुल नहीं। खुद से अटेम्प्ट लेना है, खुद से हम क्या कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपको खुद देना है, बुक तो देने जाएगा नहीं। इसीलिए अब देखिए क्या है कि इसके ऊपर का जो रीजन था, इसमें वैदिक आर्य रहते थे। आर्य लोग का निवास स्थान था। किसका निवास स्थान था? इसमें आर्य लोग का रेसिडेंस था और इसमें क्या था? हड़प्पा के लोग, ये नीचे वाले में। उसी में कौन कौन आ जाएगा? आहर, मालवा और जौरवे। क्लियर है? उसमें हड़प्पा के लोग थे और ऊपर में जो थे वो सेंट्रल एशिया के लोग थे। किस एशिया के लोग थे? तो सेंट्रल एशिया के लोग थे। कहाँ के थे? ये सेंट्रल एशिया के लोग थे। आप लोग धीरे-धीरे मैप की तरफ मूव कीजिए। उत्तर भारत में आर्य लोग और दक्षिण भारत और के कुछ अंश में कौन रहते थे? हड़प्पा के लोग, जिसको अनार्य बोला जाता था, द्रविड़ बोला जाता था और ऊपर वाले को क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब आगे समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है। अब देखिए, आपको बताए थे ना कि हड़प्पा के बाद किसका आगमन होगा? वैदिक लोगों का। किन लोगों का आगमन होगा? वैदिक लोगों का। अब एक चीज़ समझिए, ये सभ्यता नहीं है, ये सिविलाइजेशन, ये कल्चर है, वैदिक कल्चर है। सभ्यता और सिविलाइजेशन के टॉपिक पर भी बात करेंगे आपसे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, फिर कभी जब टाइम मिलेगा। लेकिन आपको ये समझना है, एक होता है मूर्त रूप और एक होता है अमूर्त रूप। मतलब जो दिखते एक एक चीज़ होता है जो दिखता है और एक क्या होता है विज़िबल नहीं है, लेकिन वो होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो विज़िबल नहीं है वो कल्चर का पार्ट हो जाएगा, जो विज़िबल है वो सिविलाइजेशन का पार्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम वैदिक की तरफ, किसकी तरफ? वैदिक कल्चर की तरफ मूव करते हैं। अब इसको धीरे-धीरे ले चलेंगे। अब जो दिए थे अब समझ रहे हैं ना कि अब धीरे-धीरे चलना है, एक स्लो डाउन मोशन में चलना है और धीरे-धीरे सीखना है। और ये लंबे ड्यूरेशन के लिए अगर एक बार अच्छे से सीख लीजिएगा ना, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन में आपके माइंड में सेट होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये है वैदिक आर्य और वैदिक या आर्य कल्चर मतलब क्या आर्यन्स, वैदिक या आर्यन कल्चर। इसको देखिए एक बार आप लोग अच्छे से, इसमें कुछ नहीं है, वैदिक आर्यन कल्चर के बारे में बताया गया है और वैदिक आर्य संस्कृति जिसको बोलते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है ये 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का है। ये कितना टाइम पीरियड है इसका? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का है। अब देखिए, सोर्स ऑफ स्टडी मतलब क्या? पढ़ने के जो सोर्स हैं, प्रमुख स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत क्या हैं जिससे इनके बारे में जानकारी मिलती है? तो क्या है बताइए? ऋग्वेद सबसे पुराना लिटरेचर है, मतलब क्या? सबसे पुराना साहित्य है ऋग्वेद, जिससे हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। किस काल के बारे में? तो वैदिक कार्य काल के बारे में या आर्यन संस्कृति के बारे में। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब देखिए आर्य जो है, आर्य का मतलब क्या हुआ? बेस्ट मतलब क्या? अपने आप को आर्य लोग जो थे क्या समझते थे? बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे। समझ रहे हैं ना? लेकिन आपको पता है ना कि कुछ चीज़ का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता है। तो वही चीज़ हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए, आर्य मतलब क्या है? आर्य मीन्स मतलब, आर्य का मतलब क्या होगा? बेस्ट। बेस्ट का मतलब क्या हो गया? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब क्या? पूरा जीनियस। ये अपने आप को जीनियस समझते थे और जो पहले के लोग यहाँ थे उसको क्या समझते होंगे आप लोग तो समझ गए होइएगा। चलिए बहुत सारा चीज़ अंडरस्टूड होता है कि नहीं होता है? चलिए, अब आगे देखिए, इसको देखिए क्या कह रहा है? ये भी एक बार आप लोग देख लीजिए, जब आप लोग देखिएगा ना तो समझाना और आसान हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग देखिए। अब देखिए इसमें क्या है? इंडो यूरोपियन कम्युनिटी, भारोपियो समुदाय की भाषा बोलने वाले, मतलब क्या? आज लोग जो थे भारत का भी भाषा बोलते थे और यूरोप का भी भाषा बोलते थे। आर्य लोग जो थे वो एक्चुअली कहाँ के थे? तो सेंट्रल एशिया के थे। कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया समझ रहे हैं ना? अभी आज के डेट में कहाँ कौन कौन सा देश है?
बताइए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यही सब ना है, इसी रीजन के लोग थे। अब देखिए, ये क्या था, इसमें क्या है, इसका जो स्रोत प्राप्त हुआ है, कौन किस-किस चीज़ से प्राप्त हुआ है? पर्शियन ग्रंथ जो है जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है, दोनों समकालीन थे और 300 शब्द, समझ रहे हैं ना, 300 शब्द लगभग दोनों में कॉमन ही था, अलग नहीं था, एक समान था। जो वर्ड ऋग्वेद में था, वही जैन अवेस्ता में था। ये तो समझ में आ गया आप लोग को कि क्या क्यों इसमें ये था। ऋग्वेद और जैन अवेस्ता जो पर्शियन ग्रंथ था, वो क्या था, दोनों में 300 वर्ड कॉमन था, 300 शब्द जो था, एक समान था, अलग नहीं था। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सेंट्रल एशिया के लोग को भारोपीय समुदाय, मतलब भारतीय और यूरोपीय दोनों समुदाय का कॉम्बिनेशन थे। क्लियर है? अब चलिए पढ़ते हैं। ये फिगर बना हुआ है, देखिए कितना अच्छा से बनाया हुआ है। इसमें सेंट्रल एशिया है, इसमें यूरोप के भी लोग थे और सप्त सिंधु रीजन इंडिया के भी थे। और क्या था, दो कॉमन कम्युनिटी जो दोनों भाषा बोलते थे। सेंट्रल एशिया के लोग, आपको पता है ना कि ये कॉमन कम्युनिटी थे, दोनों जगह के भाषा, यूरोप के भी और सप्त सिंधु रीजन के भी भाषा को ये क्लियरली बोलते थे। समझ गए? क्लियर है? अब देखिए आगे क्या होगा, आगे यही सब होगा ना कि इसमें क्या-क्या चेंज हुआ। तो आप अपने आप में चेंज करने के लिए तैयार है, तो अगला नेक्स्ट पेज भी अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी है कि नहीं है? अब देखिए, बहुत सारे लोग आर्य के बारे में बहुत कुछ बताए कि कौन लोग कहाँ से आए, मैंने आर्य के बारे में कि आर्य कहाँ के थे, आर्य का निवास स्थान कहाँ पर था, बहुत सारे लोगों का अलग-अलग व्यू था। लेकिन क्या है, कुछ लोग जो चुनिंदे लोग हैं, उन्हीं को हमको पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक एक बार आप लोग देखिए, थोड़ा-सा पानी पी लेते हैं। आप देख लिए आप लोग? चलिए, क्योंकि खांसी हो रहा था इसलिए क्या खाया जाता है पता है ना, लौंग। आप लोग, ये मौसम चेंज हो रहा है, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखिए। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक बोले कि ये आर्कटिक रीजन से आया था। आर्कटिक पता है ना आपको कहाँ पर है? चलिए एक बार देखते हैं मैप से आर्कटिक के बारे में। ये ऊपर का रीजन आर्कटिक हुआ और नीचे का अंटार्कटिका हुआ। तो बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे? बीजीटी, मतलब समझ रहे हैं ना, बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे? आर्कटिक रीजन से आए थे आर्य लोग। ये क्या बोले थे? बीजीटी, आर्य का जो था ये कहाँ का निवासी थे? आर्कटिक। समझ रहे हैं ना, आर्कटिक रीजन, जो कि हमको तो नहीं लग रहा है कि पॉसिबल होगा कि वो वहाँ के होंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पर लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए दूसरे लोग क्या बोले, उनको भी मिल लेते हैं। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, वो क्या बोले कि वो तिब्बत से आए थे। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का जो ये रीजन है, मैप उतना सही नहीं बना, लेकिन ये जो रीजन है ना इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट का, यही तिब्बत का रीजन है, यही तिब्बत है। अब बताइए, यहाँ से हिमालय पहाड़ को क्रॉस करके जाना तो आज भी बहुत मुश्किल है, तो उस समय आसान तो होगा नहीं। समझ रहे हैं ना? तो ये इसीलिए क्या कहते हैं, उत्तर पूरब में स्थित है ये देश, जो अभी चाइना के पास है। चाइना, उसकी सॉवरेंटी चाइना के पास है। चाइना 1959 में उस पर कब्जा कर लिया था। तो दयानंद सरस्वती का कहना क्या हुआ कि आज लोग जो थे वो कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा आप समझ रहे हैं ना कि हिमालय को क्रॉस करना आज उतना जटिल है, तो उस समय कितना कैसे संभव होता? तो ये भी माना शायद नहीं गया होगा। अब देखिए, अविनाश चंद्रा,
ये बोले कि सप्त सिंधु रीजन, समझ रहे ना, सप्त सिंधु, सिंधु और उसकी सहायक नदी, समझ रहे ना, सिंधु और उसकी सहायक नदी कितने हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, अलग अलग हैं, बहुत सारे नदी हैं। ये तिब्बत से निकलती है और ये क्या बोले, सप्त सिंधु, सिंधु और उसके सहायक नदी जो है उसी इलाके से ये लोग आए थे। लेकिन ये भी क्या हुआ, माना नहीं गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये लोग जैसा भाषा बोलते थे, सप्त सिंधु रीजन के लोग वैसा भाषा नहीं बोलते थे। इसीलिए सीरियस होके हमको लग रहा है आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, सबसे ऑथेंटिक क्या था? सबसे ऑथेंटिक जो था वो मैक्स मूलर नामक एक वैज्ञानिक दिए थे, जो हिस्टोरियन दिए थे, वो जर्मनी के थे। ये क्या कहने लगे कि ये सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। आज तक ऑथेंटिक है मैक्स मूलर का, वो कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया का। आपको तो पता ही है कि सेंट्रल एशिया में कहाँ पर है, उसमें कितने देश हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना? आप लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जानते हैं जिस जिस पेज पे हम मैप बनाते जा रहे हैं ना, उस टाइप का मैप आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, रफ मैप। ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर बनना चाहिए। एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है कि बहुत सुंदर है, आप उससे उसको इस चीज़ से मतलब है कि आपने उसको बताया कि इस रीजन में है वो। क्लियर? अब देखिए ये क्या कह रहा है, सप्त सिंधु रीजन में जब आर्यन कल्चर डेवलप हो रहा था, उस समय तजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया का देश है उसमें एडोनॉव कल्चर डेवलप हो रहा था। क्या डेवलप हो रहा था? सप्त सिंधु रीजन में जब आर्यन कल्चर डेवलप हो रहा था, तो क्या है, तजाकिस्तान में कौन सा डेवलप हो रहा था? एडोनॉव। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या है, इसका पता किससे चला? बोगोजकाई अभिलेख। 1400 बीसी में एक अभिलेख लिखा गया जिसका नाम है बोगोजकाई अभिलेख। और ये एशिया माइनर के लोग लिखे थे। कौन लिखे थे? एशिया माइनर। और ये एक आर्ज जो ईरान के रास्ते, इनका कहना क्या हुआ बोगोजकाई अभिलेख में कि आर्ज जो है ईरान के रास्ते सप्त सिंधु रीजन में आए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। पॉइंट बाय पॉइंट समझने का कोशिश कीजिएगा, धीरे 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 हमको लगता है कि आप लोग समझने लगिएगा कि पढ़ना क्या है एक्चुअली। अब तक आप लोग वो रटने के चक्कर में थे, नहीं समझिए। सब्जेक्ट को समझना बहुत आसान है। आप रट लीजिएगा ना कोई चीज़ को तो फिर पॉसिबल है कि 2 दिन में भूल जाइए, लेकिन एक बार समझ लीजिएगा तो लॉन्ग ड्यूरेशन में याद रहेगा। अगर हो सके एग्जाम तक भी याद रहे तो आपका काम हो जाना है। क्लियर? अब देखिए आर्ज का जो प्रमुख विशेषता था, क्या था? ये घोड़े का प्रयोग करते थे, यूज ऑफ हॉर्स। आर्ज लोग क्या करते थे? घोड़े का प्रयोग करते थे। किस चीज़ के लिए? समझ रहे हैं किस चीज़ के लिए? यातायात के लिए भी, अपने यूज के लिए भी करते थे। कोई दिक्कत? स्पॉक वाले व्हील का भी प्रयोग करते थे। समझ रहे हैं ना, स्पॉक वाला व्हील समझते हैं आप लोग? ये व्हील जो हुआ इसमें ये स्पॉक है, वहाँ लाइनिंग से जो दिखाया हुआ है वो क्या है? स्पॉक्स व्हील इसको बोलते हैं। क्लियर? स्पॉक्स व्हील यूज करते थे। युद्ध में किसका प्रयोग करते थे? रथ का। सोमरस का प्रयोग करते थे। समझ रहे हैं ना, सोमरस। आप लोग का तो चेहरा खिल गया होगा सोमरस का नाम सुनकर, क्योंकि क्या है, उसका उपयोग सब लोग करना चाहते हैं। लेकिन आजकल क्या है, बिहार में सोमरस बंद है। और ये ऋग्वेद में 9वें मंडल में है। और ये किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को का पूजा किया जाता था सोमरस से। और वही जो पंडित लोग थे उसका वो क्या करते थे? ग्रहण करते थे। आज भी सोमरस का प्रचलन है, लेकिन बिहार में प्रचलन उसका क्या है, इसलिए आप लोग दुखी नहीं होइए, ये सब चलते रहेगा। दाह संस्कार, समझ रहे हैं ना, जलाने का। जलाने का भी क्या हुआ था? कार्यक्रम यहाँ देखने को मिला था। इसका विशेषता था, ऋग्वैदिक सभ्यता का विशेषता था। आपको पता है ना कि जब किसी हिंदू धर्म में किसी लाश को जलाया जाता है, उसके सर को कहाँ किधर रखा जाता था? उत्तर की तरफ, और पैर को दक्षिण की तरफ। और स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग ये लोग करते थे। और स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हड़प्पा के लोग भी करते थे। क्लियर? चलिए
अब आगे देखते हैं क्या है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्यन कल्चर का जो विकास हुआ, आर्यन संस्कृति का जो विकास हुआ है ना, उसी के बारे में है। इसका डेवलपमेंट कहाँ कहाँ किस किस रीजन में हुआ था। तो आप लोग इस मैप को देखिए एक बार, उसका विकास कहाँ कहाँ हुआ था। आप लोग देखिए एक बार। अब देखिए, ये है तुर्किस्तान, जो उत्तर में तुर्किस्तान, उत्तर में क्या है, तुर्किस्तान, जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर होगा। क्लियर है। अफगानिस्तान पूरब, पश्चिम में, पश्चिम में क्या है, अफगानिस्तान है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे डीप कंसेप्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, अरावली है दक्षिण में, मतलब क्या समझ रहे हैं ना, दक्षिण में अरावली। अरावली कहाँ पर है, राजस्थान में है। अरावली पर्वत क्या है, रेसिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है कि नहीं है। वो कहाँ पर है, तो देख लीजिए आप लोग को कि देखिए, ग्राफ बनाने से या मैप बनाने से इसी रीजन में अरावली है। ये रीजन किसका है, तो राजस्थान का है। इसी रीजन में अरावली है। क्लियर। चलिए, अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में क्या है, इसका पूर्वी सीमा है। समझ गए। तुर्किस्तान में उत्तर उत्तरी सीमा, अफगानिस्तान में पश्चिमी, और क्या बताइए, और क्या था, दक्षिण में क्या है, देख लीजिए अरावली, और पूरब में क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो वैदिक आर्य इसी एरिया में फंसे हुए थे। इन्हीं का, इनका जो निवास स्थान था इतने ही रीजन में था। क्लियर। चलिए, अब देखिए ऋग्वेद में ना बहुत सारी नदियों का वर्णन है। पता है आपको, ऋग्वेद में जो है 42 नदी का जिक्र है। और जो 42 नदी का जो जिक्र है ना, उसमें 19 नदी के बारे में स्पष्ट विवरण दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना। उसमें जिक्र तो 42 नदी का है, लेकिन उसका स्पष्ट विवरण कितना का दिया हुआ है, तो 20 नदी का स्पष्ट विवरण दिया हुआ, क्लियर विजन दिया हुआ है। उसमें क्या है कि पूरब में कौन कौन सा नदी है, पश्चिम में कौन कौन सा है, उत्तर में कौन कौन सा है, दक्षिण में कौन कौन सा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। गंगा यमुना के बारे में भी है। और ये बहुत बहुत सारा नदी के बारे में है, बितस्ता, ब्यास, समझ रहे हैं ना, झेलम, रावी, ये इन सारी नदियों के बारे में वर्णन है इसका। समझ रहे हैं ना, ये इससे भी इसका सीमा का निर्धारण होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, गंगा का एक बार है, और यमुना का बहुत 3 बार है, सरयुग का 3 बार है। इससे ये पता चलता है ना, इसका जो सीमा था ना, वो यमुना के आसपास तक ही था। वैदिक आर्य का सीमा गंगा के किनारे तक नहीं पहुंच पाया उतना। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है, ये देखिए एक बार, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना लिखा हुआ साक्ष्य है। समझ रहे हैं ना। वैदिक इरा, ऋग्वैदिक इरा मतलब वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। क्लियर। अब इसमें देखिए, इसका जो ऋग्वेद है ओल्डेस्ट रिटर्न लिटरेचर है, सबसे पुराना लिखा हुआ साक्ष्य है। क्लियर। अब देखिए, इस ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको क्या बोलेंगे, आयुर्वेद। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। इसमें है एक ब्राह्मण, इसमें ब्राह्मण में है दो, एक ऐतरेय और दूसरा है कौस्तिकीय। पहला क्या है, ऐतरेय, और दूसरा क्या है, कौस्तिकीय। और ब्राह्मण का मतलब समझ रहे हैं ना, वेदों का, ऋग्वेद का जो आवंडरपूर्ण वर्णन करते हैं। ऑर्थोडॉक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ऋग्वेदास, जो ऑर्थोडॉक्स एक्सप्लेनेशन करता है ऋग्वेद का, उसी को क्या बोलते हैं, ब्राह्मण। दो है, क्या है, ऐतरेय और कौस्तिकीय। और उपवेद क्या हुआ ऋग्वेद का, ब्राह्मण। क्लियर। करिए। और पुरोहित जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसको होत्री बोला जाता था। क्या बोला जाता था,
ऋग्वेद को जो पढ़ता था उसको क्या बोलते थे? होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? होत्री। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, क्या ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। दूसरा और सातवां मंडल जो है सबसे पुराना मंडल है। दूसरा और सातवां मंडल क्या है? सबसे पुराना मंडल है। अब देखते हैं क्या है इसमें। 1028 सूक्त हैं। सूक्त मतलब होता है सेंटल। 1028 सूक्त हैं जिसको सेंटल बोला जाता है। 10,462 या 10,452 ऋचाएं हैं जिसको हाइम्स बोला जाता है। ऋचाएं को क्या बोला जाता है? हाइम्स। क्लियर? क्या है? 10 मंडल है। दूसरा और सातवां जो सबसे पुराना है। 1032 क्या, 1028 क्या है? सूक्त जिसको सेंटल बोलते हैं। 10,442 या 10,552 ऋचाएं हैं जिसको हाइम्स बोला जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना? चलिए, इसी सब चीज़ के लिए आप लोग परेशान थे। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट उसको कनेक्ट करना है, समझना है। सब्जेक्ट का कनेक्टिविटी ही आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न भी हर एक एग्ज़ाम का चेंज होते जा रहा है। हमारा कोशिश यही है कि आप लोग को कनेक्टिविटी की तरफ ले जाना। वन लाइनर रटवा देना एक अलग चीज़ है, लेकिन सब्जेक्ट का कनेक्टिविटी करना बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन आप सब्जेक्ट के प्रति कनेक्ट हो जाइएगा ना, उस दिन सारा काम बन जाएगा आपका। आपको भी लगता होगा ऐसा कि अगर सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी हो जाए तो हम बहुत अच्छा कर जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए ऋग्वेद के जो सारे मंडल हैं, कितने मंडल हैं? 10। पहला में जुआ है, दूसरा में एग्रीकल्चर है, कृषि है, तीसरा क्या है? सावित्री को जो गायत्री मंत्र समर्पित था। चौथा में क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और पांचवा क्या, पांचवा में क्या है? देख लीजिए, हॉर्स और फायर। छठा में क्या है? बताइए क्या है? आर्ज। ये कहते हैं ना छठा मंडल में कि आर्ज के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। आर्ज लोग ही हड़प्पा सभ्यता के विनाशक हैं। छठे मंडल में यही कहा जाता है। अब देखिए अगले मंडल में, पहला मंडल समझ में आ गया। अब समझते हैं आगे, देख लीजिए। सातवें मंडल में वरुण पूजा होता है। वरुण समझते हैं ना? वरुण देवता का। और ये दसराग युद्ध हुआ था। सातवां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दसराग युद्ध हुआ था भरत कबीला और 10 और कबीला के बीच। तो उसमें भरत कबीला के राजा जो सुदास थे वो क्या कर गए? जीत गए। इसीलिए भरत, उन्हीं के नाम पर, क्या, भरत कबीला के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा? भारत का, इंडिया का नाम भारत पड़ गया। क्लियर? ये तो समझ में आ गया होगा। और ये किस नदी के तट पर हुआ? तो दसराग युद्ध पुरुषनी मतलब रावी नदी के किनारे हुआ। क्लियर? रीजन क्लियर हो रहा है ना आप लोग का? चलिए बहुत अच्छी बात है। आठवें मंडल में अनार्यों का वर्णन है। आर्य के अलावा जो लोग थे उसका वर्णन है। और नौवें मंडल में क्या है? सोमरस का वर्णन है। आठवें मंडल में अनार्य, नौवें मंडल में क्या है? सोमरस। इसका एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10वां मंडल में किस किस चीज़ का वर्णन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 का हाल फिलहाल एक सम्मेलन हुआ था, उसमें वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। बहुदेववाद मतलब एक देवता नहीं बहुत सारे देवता। वर्ण व्यवस्था, समझ रहे हैं ना? सरस्वती वंदना, विवाह संस्कार। क्लियर? पिक्चर क्लियर हो गया ना सारे मंडल का? पहला मंडल जुआ खेलना, समझ रहे हैं ना? दूसरा मंडल क्या है? कृषि। तीसरा मंडल क्या है? बताइए आप लोग? सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। चौथा मंडल एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और उसके बाद पांचवें मंडल में घोड़ा और आग का था। छठे मंडल में किसका था? देखते हैं एक बार। छठे मंडल में किसका था? छठे मंडल में समझ गए होइएगा आप लोग किसका होगा? छठे मंडल में ये था कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ ना, आर्यों के द्वारा हुआ। आज लोग आके हड़प्पा सभ्यता के लोगों का क्या कर दिया? नष्टीकरण किया। ऐसा लेकिन संभव नहीं है। सातवें मंडल में क्या है? वरुण पूजा। और क्या है? दसराग युद्ध। ये दसराग युद्ध भरत कबीला के और 10 अन्य कबीला के बीच हुआ, रावी नदी के किनारे, पुरुषनी नदी के किनारे। जिसमें भरत कबीला के जो राजा थे सुदास, वो क्या हो गए? जीत गए। और आठवें मंडल में अनार्य का वर्णन है जो आर्य नहीं है। और नौवें मंडल में किसका वर्णन है? तो सोमरस। समझ गए होइएगा?
सोमरस क्या होता है? अब देखिए 10वें मंडल में है बहुदेववाद, वसुधैव कुटुम्बकम, विवाह संस्कार, इन सारे चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत अच्छा। अब एक बात बताइएगा आप लोग, ये जो वीडियो जा रहा है आप लोग को कैसा लग रहा है? आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा। अगर जै अब देखिए ये हिस्ट्री का सीरीज़ है, इसके बाद आएगा पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का और बाकी सारे सब्जेक्ट का आएगा धीरे-धीरे। आप लोग का रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा ना, उतना एनर्जेटिक होकर हम क्लास लेंगे। हर एक सब्जेक्ट का क्लास लेंगे, नो प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपके हाथ में होगा। रेगुलरिटी सिर्फ़ मेंटेन करते रहिएगा, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और हमको ऐसा लग रहा है ना कि आज हम क्लास को यहीं तक रोकते हैं। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब आएँगे ना तो बाकी ऋग्वेद का जो टॉपिक बचा हुआ है, उसको काफ़ी अच्छे से पहले ऋग्वेद का ओवरव्यू करेंगे कि आज तक क्या पढ़े, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो ऋग्वेद का होगा, उसको ही बहुत क्लियरली पढ़ेंगे, एक विज़न के रूप में और इसमें जो मैप बना होगा ना पीडीएफ, पीपीटी में, आप लोग ज़रूर देखने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैप धीरे-धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग के लिए। और बाकी तो समझ रहे हैं कि लास्ट में हम क्या बोलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि लोग कनेक्ट हों, जुड़ें, उनको पता चले कि पढ़ाई का मेथड भी एक अलग होता है, जिससे कि हमें पढ़ना चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं, हैव ए नाइस डे नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में।